हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया लेक्चर नंबर 5। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखें, फिर ग्लूकोज देखें, और ग्लूकोज देखने के बाद उसका इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम देख रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ये जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू प्लस कंपटीशन मेन सीट सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही बारीकी से समझना है, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सभी लोग हेडिंग डालिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट आना बहुत ही जरूरी है। इस चीज का हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट आना बहुत ही जरूरी है। ये हेमी एसिटल्स होता क्या है, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ये चीज सबसे पहले हमको समझना होगा स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अगर आप एल्डिहाइड, क्या चीज, अगर आप एल्डिहाइड और अल्कोहल को रिएक्ट कराइएगा तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए कैसे बनेगा ये प्रोडक्ट, कैसे ये प्रोडक्ट बनेगा। एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, तो यहां पर देखिए कि दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या कि यहां पर जो है लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, और ये कार्बन पे जो है वह डेल प्लस है, डेल प्लस है नहीं। तो होगा क्या कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस कार्बन को, तो ये जो लोन पेयर है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके दे देगा कार्बन पे। क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है इस कार्बन को जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो अपना इलेक्ट्रॉन जब देगा तो होगा क्या कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे जाकर के लग जाएगा। इसको हम R डैश कर देते हैं, आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। R डैश इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक R है, यहाँ पे अगर R डैश कर दे तो दो R होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, तो हम क्या बोले कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था और कार्बन के पास डेल प्लस है। तो डेल प्लस है मतलब कि कार्बन जो है भूखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचना चाहेगा, और यहाँ पर लोन पेयर इसको दिखाई पड़ रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है यही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब दोनों ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये ग्रुप यहाँ पे कार्बन पे जाके लग जाएगा। देखिए सीधा दिखाई पड़ रहा होगा, ये ग्रुप कार्बन पे जाके लग जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया, O माइनस हो गया, और यहाँ पर O के साथ R डैश और H लग गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भूखा है, क्या है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे डेल प्लस है, ऑक्सीजन यहाँ पे डेल प्लस है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, इसको तोड़ देगा, और इसको तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप से फुलफिल हो जाएगा, अपने आप से फुलफिल हो जाएगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और जब ब्रेक करेगा तो ये तो फुलफिल हो गया, लेकिन यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, और ये जो H प्लस है वो यहाँ O के पास जाके क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ये जो H प्लस है वो O के पास चला जाएगा, O माइनस है वहां पे, तो वहां पे चल जाएगा, वहां पे जाके OH बन जाएगा, और जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन, ये H प्लस यहाँ जाके OH हो गया, यहाँ पे R था वो R, ये RO डैश तो RO डैश, और फिर आपका हाइड्रोजन का हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ना, ये वाला हाइड्रोजन का यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोजन ब्रेक होके यहाँ से H प्लस निकल के O के पास चला गया, और ये जो नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। तो यही जो है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को समझने में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपको काम करेगा। आप फिर से देखिए, ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। हम बोले हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को आपको समझने के लिए हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है।
इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को आसानी से समझेंगे। हेवी एसिटल का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है? हमने बोला कि क्या एक एल्डिहाइड लेंगे और ग्लूकोज लेंगे, एल्डिहाइड और ग्लूकोज को दोनों को साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो हम जानते हैं कि जो एल्डिहाइड में जो कार्बन है, क्या है, एल्डिहाइड में जो कार्बन है वहां पे डेल प्लस है, मतलब कि ये भूखा है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और ये फुलफिल हो जाएगा। जब फुलफिल होगा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो यहाँ से क्या होगा, ब्रेक करेगा बॉन्ड, और जब ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। फिर हमने बोला कि ऑक्सीजन के पास डेल प्लस है, जब डेल प्लस है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जब बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो H जो है वो H+ में बाहर निकल जाएगा और ये कहाँ पे चला जाएगा, O- के पास, और उसके बाद जो है एक नया स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जो कि हमें मिलेगा हेमी एसिटल। क्या मिलेगा, हेमी एसिटल। अच्छा, अब जो है ऐसा आपके मन में क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि यहाँ पर हम एल्डिहाइड और अल्कोहल ही क्यों लिए। तो जब हम आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझाए थे तो वहां पर देखे थे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है और बहुत सारा OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड भी प्रेजेंट होता है और बहुत सारा OH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। इसी के कारण जो है यहाँ पर हम एल्डिहाइड और अल्कोहल का यूज किए हैं, बस, और कुछ बात नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट यूज्ड इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और यही कंसेप्ट को जो है हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या करेंगे, यूजेस करेंगे। दिखाई पड़ रहा है क्लियर? तो समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर की, यही कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को बनाने में। ठीक है, तो अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इधर देखिए, आइए, ये क्या था, ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन एक स्ट्रक्चर था। स्ट्रेट चेन में कि भाई 6 कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में रहेगा, उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट रहेगा नहीं, और भी जो लगा हुआ है ग्रुप, बहुत सारा OH हाइड्रोजन, मतलब कि 6 क्या होगा, कार्बन, 12 हाइड्रोजन, ये सब चीज जो होता है वो सब कुछ इसमें लगा रहेगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में हम देखे थे कि ऐसा कुछ होता है। एक इसका स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। इसी कॉन्सेप्ट को बस यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड लगा हुआ है, कार्बन नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पे हम जाएंगे, नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पे हम जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है नहीं, और यहाँ पे जो कार्बन है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, डेल प्लस है, जस्ट यही कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, डेल प्लस है, इसको क्या चाहिए, सीधा बात है कि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लोन पेयर है, तो होगा क्या कि यहाँ से जो है वह यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। जस्ट यही फिनोमिना यहाँ पर भी हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और जब यहाँ पे ये अटैक करेगा तो होगा क्या कि उसके बाद ये हाइड्रोजन जो है और कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचेगा, तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन बचेगा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन अधूरा हो जाएगा। ऑक्सीजन जब अधूरा होगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा, और ये जो H+ बाहर निकलेगा वो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, बस, और कुछ नहीं। सब यही कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं। देखिए, सब यही कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं। हम बोले कि ये क्या था, स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, यहाँ से नीचे से सेकेंड नंबर कार्बन पे जो ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और यहाँ पे जो ऊपर में एल्डिहाइड वाला कार्बन है, एल्डिहाइड वाला कार्बन, इस एल्डिहाइड वाला कार्बन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जब लोन पेयर है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा वहां पे, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और कार्बन ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O- में टूट जाएगा। होगा क्या कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ये जस्ट इसी कॉन्सेप्ट से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और यहाँ से H+ निकल के बाहर उसके साथ जाके O के साथ जुड़ जाएगा।
बस यही हम बोले। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। अच्छा हाँ, इससे पहले आपके मन में एक और सवाल उठेगा कि भाई हम नीचे से सेकेंड कार्बन को ही क्यों लिए, नीचे से सेकेंड कार्बन के OH को क्यों लिए, थर्ड कार्बन के OH को क्यों न लिए, फोर्थ कार्बन के OH को क्यों न लिए, ऐसा आपके मन में सवाल आएगा। तो हम बता देना चाहते हैं कि जब हम नीचे से सेकेंड नंबर पे जो कार्बन लेते हैं सेकेंड नंबर के कार्बन के OH को लेते हैं तो यहां से 6 मेंबर चेन रिंग बनता है। जब हम ऊपर जाते जाएंगे तो 6 मेंबर चेन रिंग से घटते जाएगा और 6 मेंबर चेन रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से सुनिए, आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम नीचे से सेकेंड कार्बन के OH को क्यों इंक्लूड किए, थर्ड कार्बन को क्यों ना किए, फोर्थ कार्बन को क्यों ना किए। तो आपको मैं ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब नीचे से आप सेकेंड कार्बन के OH ग्रुप को लीजिएगा तो ये जो है वो 6 मेंबर्ड चेन रिंग का फॉर्मेशन करता है और जो 6 मेंबर्ड चेन रिंग होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है। इसी के चलते इस कार्बन के OH को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद ऐसा कुछ फिनोमिना होता है, उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर देखिए ऐसा बन गया। अब कैसे ये स्ट्रक्चर बना, देखिए सब कुछ तो समझ गए इस फिनोमिना को। 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए, नीचे से लगा हुआ है इसको लगा दिया CH2OH। ऊपर से चलते हैं, यहाँ से 1 बॉन्ड तो टूट गया और एक के साथ OH लग गया, O था यहाँ से हाइड्रोजन गया, H लग गया तो OH यहाँ पे ऐड कर दिए। इधर देखिए हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दिए। फिर से सुनिए, यहाँ पे कार्बन था फर्स्ट कार्बन यहाँ फर्स्ट कार्बन हम लिख दिए, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, जब बॉन्ड टूटा तो केवल एक ऑक्सीजन बचा और यहाँ से एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया तो OH हो गया। फिर देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजन लिख दिया डिटो। फिर सेकेंड कार्बन से जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख देंगे। सेकेंड कार्बन से देखिए OH H, फिर OH इधर H इधर थर्ड कार्बन, फिर देखिए इसका हाइड्रोजन राइट साइड में OH लेफ्ट साइड में H, मतलब कि फर्स्ट कार्बन को बस यहाँ पे लिख देना है इस टाइप में और बाकी तीनों को वैसे ही लिख देना है। जब पांचवें कार्बन पे आप आइएगा तो यहाँ से तो आपका टूट गया है, यहाँ से टूट के O बॉन्ड बना लिया है जो कि ये ऑक्सीजन हो जाएगा और ऑक्सीजन कहाँ है, बाहर में है। तो फर्स्ट और क्या करेगा, फर्स्ट से और फिफ्थ कार्बन से O जो है वह बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और यही क्या बनाएगा, एक साइक्लिक फॉर्मेशन बनाएगा। समझ में आ गया। यहाँ से जो है फर्स्ट कार्बन को डिटो वही लिख देंगे यहाँ से देख के, और सेकेंड थर्ड फोर्थ वैसे ही, और फर्स्ट कार्बन से और फिफ्थ कार्बन से O जो है वह बॉन्डिंग का काम करेगा, वो एक साइक्लिक फॉर्मेशन करेगा। और यही जो है वो स्ट्रक्चर है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। और इसी का देखिए, इसी का होवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे, इसी का क्या देखेंगे, होवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका होवर्थ स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसा होगा। 6 मेंबर्ड चेन रिंग बना देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 मेंबर्ड चेन रिंग बना दिए, 1 2 3 4 5 6। और ये जो 6 मेंबर्ड चेन रिंग होगा इसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड होगा, जो कि ऑक्सीजन बाहर बॉन्डिंग का काम कर रहा है, वो भी 6 मेंबर्ड चेन रिंग में क्या होगा, काउंटिंग होगा। तो कर दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिए। ऑक्सीजन लगाने के बाद यहां से जो है हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड कार्बन चेन का रिंग हो गया कंफर्म। सॉरी गलती हो गया, इसको कंक्लूड नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को कंक्लूड नहीं करेंगे। 6 कार्बन मेंबर्ड चेन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाएंगे और यहाँ से नंबरिंग करेंगे और 5 यहाँ पे आएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा इस कार्बन पे, 6 CH2OH वाले कार्बन पे। तो 6 मेंबर्ड कार्बन चेन रिंग बन गया, जिसमें कि एक OH भी क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है, एक OH भी इंक्लूड होगा। फिर से सुन लीजिए क्योंकि कंफ्यूज हो गया था अभी। देखिए होगा क्या, हम एक 6 कार्बन मेंबर्ड चेन रिंग बनाएंगे जिसमें कि एक ऑक्सीजन भी लगा रहेगा। तो ऑक्सीजन हम लगा दिए, उसके जस्ट नीचे से हम नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और 6 कार्बन तक हम नंबरिंग कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे H और OH जो ग्रुप लगा है वो कैसे लगाएंगे, वो देखिए। कार्बन के जो राइट साइड में
कार्बन के जो राइट साइड में ग्रुप है उसको हम बिलो लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। फिर से सुनिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। कार्बन के जो राइट साइड में है उसको हम क्या करेंगे, बिलो लगा देंगे, नीचे लगा देंगे। तो वही कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं। और कार्बन के जो लेफ्ट साइड में ग्रुप है इधर वाला, इसको हम अपर केस में लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे। तो कैसे देखिए, OH है तो फर्स्ट कार्बन पे OH देखिए नीचे बिलो, सेकेंड पे OH है नीचे बिलो, थर्ड पे H है, H देखिए नीचे बिलो, फोर्थ पे OH है देखिए OH बिलो, है ना। और फिफ्थ पे देखिए, फिफ्थ पे सबसे ऊपर में CH2OH जो है वह सबसे ऊपर में यहाँ पे ऊपर में लगाते हैं अपर केस में। इसको केवल CH2OH को हम ऊपर लगाते हैं, राइट साइड में जितना है उसको बिलो लगा दिए नहीं। और ये जो CH2OH है वो यहाँ पे सबसे ऊपर लगाते हैं। और जो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में है इसको देखिए ऊपर लगा रहे हैं, H OH H, फिर यहाँ देखिए इस हाइड्रोजन को नीचे लगा देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम कुछ नहीं बोले, हम यही बस बात बोल रहे हैं। आपको एक चीज याद रखना है, कार्बन के जो राइट साइड में ग्रुप है उसको हम बिलो लगा देंगे। तो बिलो देखिए लगा दिए, मिला लीजिए। CH2OH को जो है वो हम सबसे ऊपर में यहाँ पे लगा देंगे, सबसे ऊपर में। और इसको जो है वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे। और जो लास्ट बचा हुआ है इसको यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, बस। तो ये जो है वो होवर्थ स्ट्रक्चर हो गया, इसका ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का ये होवर्थ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए। और हम आगे जो देखते हैं वो देखते हैं कि ग्लूकोज से अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का कैसे फॉर्मेशन होता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाक से नोट कीजिए, 1 2 3। अच्छा, अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आगे हम जो करते हैं वो देखते हैं कि ग्लूकोज को क्या करेंगे कि अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे और ग्लूकोज से ही बीटा डी ग्लूकोज बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए, ये देखिए आपका सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। क्या है ये? सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। हम फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट पीछे लगाए थे। करेंगे क्या कि लास्ट कार्बन से सेकेंड नंबर पे जो OH ग्रुप लगा है, यहाँ पर हमको क्या ऑब्जर्व करना है कि भाई यहाँ पर जो है हमारा लोन पेयर है, ठीक। और ये जो कार्बन है वो क्या है? sp2 कार्बन है। ये जो कार्बन है वह sp2 कार्बन है। और sp2 कैसा होता है? प्लेनर होता है। sp2 कैसा होता है? प्लेनर होता है। सुनिए, हम ये बात आपको किस लिए बताए हैं। हम बोले कि यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर कार्बन है और ये कार्बन जो है वो डेल प्लस है। और डेल प्लस कार्बन है तो उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब कि वो भूखा है तो भूखा को खाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और यहाँ पर लोन पेयर है तो होगा क्या? होगा यही कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये sp2 है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है। और प्लेनर होता है इसके कारण जो है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर या तो आगे से अटैक करेगा, इस कार्बन है ये, इस पे ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कराना है, या तो आगे से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा। दो ऑप्शन है, बात समझ पा रहे हो ना। यहां पर लोन पेयर का ऑक्सीजन है और इस कार्बन को आवश्यकता है, ये भूखा है, तो यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो या तो आगे से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका शेप जो होता है वो होता है प्लेनर शेप। तो प्लेनर शेप को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो या तो आगे से लेगा या तो पीछे से लेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है और कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है।
या तो इस पे इलेक्ट्रॉन आगे से आएगा या तो पीछे से आएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आगे से आए या तो इलेक्ट्रॉन पीछे से आए, यहीं पे जो है फॉर्मेशन होता है किसका किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी ग्लूकोज का। बात समझ पा रहे हो ना? एक केस में अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म होगा और एक केस में बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आगे से आ रहा है तो अल्फा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन ओ का अगर लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहा है इस कार्बन पे तो बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, बस और कुछ नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब हम ये भी बता दिए थे कि नीचे से सेकेंड कार्बन को OH इसलिए लेंगे क्योंकि 6 कार्बन मेंबर चेन रिंग बनाता है और 6 कार्बन मेंबर चेन रिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए यहां से लिए। और ये O जो है वो यहाँ पे जाके अटैक करेगा, या तो इधर से अटैक करेगा या तो पीछे से अटैक करेगा। तो एक केस में बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज, एक केस में बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। तो वही हम काम किए हैं कि एक बार आगे से अटैक कराएं और एक बार पीछे से अटैक कराएं। तो एक केस में बना अल्फा डी ग्लूकोज, मान लीजिए कि इसको 2 केस में हमको कराना है अटैक, तो हम आगे से कराते हैं। तो सबसे पहले तो ये अटैक करेगा और यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होगा फिर यहाँ से H+ निकलता है, हेवी एसिडल का कॉन्सेप्ट, फिर ये जो है O पे जाके जुड़ जाता है। वही प्रोसेस अगर पीछे से भी अटैक कराएंगे तो वही काम होगा। तो ये कराए तो हमको ये स्ट्रक्चर बना, जस्ट यहाँ पे देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे O के साथ H जाके ऐड हो गया फर्स्ट कार्बन पे और यहाँ हाइड्रोजन। बाकी सब वही काम किए हैं, 5वें कार्बन से जो है और पहले कार्बन से जो है वो O क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, और CH2OH जो नीचे था वही लगा दिए। और यही स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका कि कार्बन के राइट साइड में अगर OH ग्रुप है, कार्बन के राइट साइड में अगर OH ग्रुप है तो उसको बोलेंगे हम, नहीं क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। और कार्बन के राइट साइड में नहीं, फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में, क्योंकि यहां भी देखिए कार्बन के राइट साइड में है OH ग्रुप, सेकेंड कार्बन के या फोर्थ कार्बन के, हमको उस पर ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में अगर OH ग्रुप है तो अल्फा डी ग्लूकोज, नहीं तो फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में है, इसको अल्फा डी ग्लूकोज समझेंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर, अगर हम इस O को, अगर इस लोन पेयर को पीछे से अटैक कराएं तो जस्ट यही प्रोसेस होगा, O बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा, H वैसे ही जाके लगेगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ से जो नया स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो कुछ होगा ऐसा, मतलब कि ये पीछे से जब अटैक करेगा तो OH इस साइड लगेगा और H जो है इस साइड लगेगा। मतलब कि दोनों स्ट्रक्चर में डिसिमिलरिटी यही है कि इसका राइट साइड में OH लगेगा, उसका लेफ्ट साइड में OH लगेगा। फर्स्ट कार्बन पे इसका राइट साइड में OH और फर्स्ट कार्बन पे इसका लेफ्ट साइड में OH। मतलब कि इसी का बस चेंजिंग होगा, बाकी सब जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो पूरा सेम होगा। तो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका कि फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में अगर OH है तो अल्फा डी ग्लूकोज, और फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड में अगर OH ग्रुप है तो बीटा डी ग्लूकोज। बात समझ में आ गया? जस्ट यही पीछे से अटैक किया और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में अगर OH ग्रुप तो अल्फा डी ग्लूकोज, अगर फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड में OH ग्रुप तो बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? आगे बढ़े। या तो फिर इसका दूसरा तरीका, OH अगर इस रिंग के अंदर रहेगा, OH अगर OH ग्रुप जो है वो इस रिंग के अंदर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। और OH अगर इस रिंग के फर्स्ट OH जो है इस रिंग के बाहर रहेगा, फर्स्ट कार्बन का OH, तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। फिर से सुनिए, अगर फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप रिंग के अंदर रहेगा तो उसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, और फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप रिंग के बाहर रहेगा तो उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ देखिए फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप इस रिंग के अंदर है, ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज, और फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप इस रिंग के बाहर है तो इसको क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। और जो कार्बन फर्स्ट कार्बन होता है, जो ये C1, ये जो फर्स्ट कार्बन होता है
ये जो फर्स्ट कार्बन होता है इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। इसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं फर्स्ट कार्बन को। अच्छा, एनोमेरिक होता क्या है? एनोमेरिक जो है वो एक एनोमर्स वर्ड से आया। क्या वर्ड से आया? एनोमेरिक जो है वह एनोमर वर्ड से आया, एनोमर। और ये एनोमर होता क्या है? एनोमर्स जो है वह इपीमर्स के ही जैसा वर्ड है, उसी को कहते हैं, इपीमर्स को ही क्या कहते हैं? एनोमर्स। तो एनोमर्स इज अ काइंड ऑफ इपीमर्स। आप एनोमर्स को एपीमर्स भी कह सकते हो। समझ आ गया? फिर से सुनिए, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि दोनों में ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन को जो है दोनों में ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और एनोमेरिक कार्बन जो बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं इस पे बात कर रहे हैं। तो एनोमेरिक कार्बन होता क्या है, सबसे पहले उसको समझिए। एनोमेरिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया? तो एनोमेरिक जो वर्ड है वो एक एनोमर वर्ड से आया। कहाँ से आया? एनोमर वर्ड से आया। और एनोमर क्या होता है? एनोमर इज अ काइंड ऑफ इपीमर। एनोमर एक इपीमर का ही पहचान है। क्या है? एनोमर इपीमर का ही पहचान है। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि एनोमर इपीमर दोनों सेम चीज होता है। क्या होता है? एनोमर इज इक्वल्स टू इपीमर, मतलब दोनों सेम होता है। तो इपीमर क्या होता है? तो इपीमर क्या होता है? तो इपीमर देखिए क्या होता है, एक कार्बन, देखिए इपीमर क्या होता है, एक कार्बन जो है वो दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाए। एक कार्बन था, वो दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाया, एक ये और एक ये, एक अल्फा और एक बीटा। वन कार्बन फॉर्म टू स्टीरियो आइसोमर्स, और उसी को क्या बोलेंगे? इपीमर। एक कार्बन क्या करता है? दो स्टीरियो आइसोमर बनाता है, और उसी स्ट्रक्चर को जो है हम इपीमर बोलते हैं। और जो एंड कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, और जो कार्बन होता है इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। फिर से सुनिएगा अच्छे से, हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि एक कार्बन जो है वह दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाया, और दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाया तो उसको बोलेंगे इपीमर। एक ही कार्बन दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाया तो उसको बोलेंगे इपीमर। और जो कार्बन पे, जो कार्बन को अलग अलग किया, मतलब एक ही कार्बन के चलते दो इपीमर बना, और जो कार्बन के चलते दो अलग स्ट्रक्चर बना, उस कार्बन को हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। ये कार्बन जो है दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बनाया, और जिस कार्बन को दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिया, जिस कार्बन की वजह से दो अलग अलग स्ट्रक्चर मिला, इसी कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। ठीक है? तो अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या देखेंगे कि इसी का होवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे। जस्ट इसी का, ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे। पीछे जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे थे, फिर उसका होवर्थ स्ट्रक्चर देखे थे, वही काम यहाँ पे करेंगे कि इसका होवर्थ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम एक क्या बनाए, एक रिंग बनाए। रिंग में 6 कार्बन मेंबर्ड चेन रिंग लगा दिए। काउंट कर लीजिए, यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें एक ऑक्सीजन भी इंक्लूड होगा। हम क्या बोले थे कि अगर इसका पहले हम करते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो बोले क्या थे हम कि ये जो राइट साइड में OH ग्रुप है इसको बिलो लिखते हैं। राइट साइड की जितना भी ग्रुप है इसको बिलो लिखते हैं, तो लिख दिए। ये जो CH2OH है इसको सबसे ऊपर बॉटम पे लगाते हैं CH2OH को, और इधर से फिर हम ऊपर से नंबरिंग करते हैं, और ये हाइड्रोजन को इसके CH2OH के साथ लगा देते हैं। बस, हम कुछ नहीं बोले। हम बोले कि इधर का जितना भी ग्रुप है इसको सबसे पहले नीचे लिखेंगे, बिलो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कार्बन पे OH है, सेकेंड पे भी OH है, थर्ड पे H है, फोर्थ पे OH है। ठीक, फिर बोले कि CH2OH को सबसे ऊपर बॉटम में लगा दीजिए, इस हाइड्रोजन की इसके साथ लगा दीजिए, और इधर का जो ग्रुप है इसको ऊपर लगा दीजिए। ऊपर लगा दिए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, यहाँ देखिए नहीं यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, फिर देखिए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, फिर OH तो OH, फिर यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन। ठीक है, और यही अल्फा डी ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर बनेगा। इसी प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज का हम बनाएंगे होवर्थ स्ट्रक्चर।
और ये दोनों में डिसिमिलरिटी क्या होगा, ये दोनों में डिसिमिलरिटी क्या होगा और सिमिलरिटी क्या होगा। यहां देखिए फर्स्ट कार्बन पे, यहां भी फर्स्ट कार्बन देखिए, वहां भी फर्स्ट कार्बन देखिए, क्या ऑब्जर्व किए थे कि बस कुछ चेंजिंग नहीं था ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में, बस एक ही बात का चेंजिंग था कि इसके फर्स्ट कार्बन के राइट साइड में OH तो अल्फा और फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड में OH तो बीटा। तो यहां पर भी जस्ट वही काम होगा कि फर्स्ट कार्बन के अगर नीचे OH है तो अल्फा डी ग्लूकोज और फर्स्ट कार्बन के अगर ऊपर OH है तो बीटा डी ग्लूकोज, बाकी स्ट्रक्चर सब सेम रहेगा। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ आप लगा के देख लीजिए कि इधर के जितना भी राइट साइड के OH ग्रुप है उसको आप बिलो लगा दीजिए और लेफ्ट साइड के जो ग्रुप है उसको आप बॉटम लगा दीजिए और CH2OH को सबसे बॉटम और इसी के हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दीजिए। बाकी आपको सिमिलरिटी टोटल कुछ मिल जाएगा, बस यही मिलेगा कि यहाँ जो OH है वो ऊपर लगेगा और यहाँ जो OH है वो नीचे लगेगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर हो गया और ये बीटा डी ग्लूकोज का होवर्थ स्ट्रक्चर हो गया। एक बात और, ठीक है, एक बात और, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। आपको ये जानना जरूरी है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये जो है आपस में क्या होता है, ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, उसी प्रकार से ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में कन्वर्टिबल होता है। क्या होता है, कन्वर्टिबल होता है, रिवर्सिबल बोल सकते हो कि इससे जैसे अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, इससे जैसे बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, उसी प्रकार से अल्फा डी ग्लूकोज से फिर से हम ग्लूकोज बना सकते हैं, या उसी प्रकार से बीटा डी ग्लूकोज से फिर से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। मतलब कि ये दोनों जो है आपस में कन्वर्टिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है, कन्वर्टिबल रिएक्शन होता है। ये फिर से वही बना लेगा नहीं। तो यहां तक देख लिए। अब जो है आगे हम देखते हैं फेल्यूर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, ग्लूकोज, कि भाई स्ट्रेट चेन ग्लूकोज जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या फेल्यूर हुआ, क्या क्या नहीं हो पाया उस स्ट्रक्चर में, कि हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना पड़ा। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फटाक से नोट कीजिए। आगे देखिए फेल्यूर ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो बनाते थे पहले हम, उसमें क्या क्या चीज खराबी निकला, क्या क्या चीज फेल्यूर निकला, जिसके कारण कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने लगे। ठीक है, तो उस पर जिक्र करते हैं। द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको कि एक्सप्लेन करने में क्या हुआ, फेल हो गया। कौन, ये आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं, क्या हो गया, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है कुछ बातों में फेल हो गया। वो कौन सा बातें थी वो देखिए। तो सबसे पहले जो है ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट। क्या चीज, ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट को क्या करता है, ग्लूकोज शो नहीं करता है। जब स्ट्रेट चेन में था तब नहीं, तो स्ट्रेट चेन में जब रहता था तो 2,4 DNP टेस्ट को शो नहीं करता था। ठीक है, इसीलिए जो है उसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किए। इसकी बेस्ट टेस्ट को नहीं करता था और NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट को भी नहीं करता था। अब देखिए कैसे नहीं करता था। सबसे पहले आप 2,4 DNP टेस्ट होता क्या है उसको जानिए। 2,4 DNP टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या चीज, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और ये जो है 2,4 DNP टेस्ट किसके द्वारा होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के प्रेजेंस में होता है। मतलब कि इसको पाने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन होना बहुत ही जरूरी है। और हम जानते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। क्या चीज, हम ये भी बात जानते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड प्रेजेंट इन ग्लूकोज बट दे डू नॉट शो 2,4 DNP टेस्ट बिकॉज एल्डिहाइड डू नॉट फ्रीली इन ग्लूकोज। एल्डिहाइड तो प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, लेकिन 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो अपने आप को फ्रीली महसूस नहीं करता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो फ्रीली महसूस नहीं करता है, इसके चलते 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है। इसके पीछे देखिए रिएक्शन के थ्रू आप समझिए। यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो है 2,4 DNP टेस्ट का 2,4 DNP का स्ट्रक्चर है। 2,4 DNP का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो 2,4 DNP का स्ट्रक्चर है।
और ये जो है वो अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड है और ये 2,4-DNP है। जब 2,4-DNP को एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहां से O और यहां से H2, ये दोनों जो है वह H2O जो है वह बाहर निकल जाता है। और H2O जब बाहर निकलता है तो रेड ऑरेंज और येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर से सुनिए, जब 2,4-DNP को आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, H2O यहां से बाहर निकलता है इससे, और H2O बाहर निकल के रेड ऑरेंज येलो कलर का एक सॉल्यूशन बनाता है, और रेड ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है यहां से। लेकिन होता क्या है कि इन केस ऑफ ग्लूकोज के केस में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर CHO लगा रहता है, नहीं यहाँ पर CHO नहीं, स्ट्रक्चर को नहीं, ये स्ट्रक्चर देखना है हमको। हाँ, यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन में होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर CH2OH, यहाँ OH नहीं, यहाँ OH H, यहाँ H OH, यहाँ OH H, यहाँ H, और यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन जो है पीछे जाता है। तो होता देखिए क्या है कि बट इन केस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीजन डू नॉट फ्रीली, ऑक्सीजन जो है वह फ्रीली नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो समझिए, 2,4-DNP था, अल्डिहाइड था, दोनों रिएक्शन किया, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, रिमूवल होगा, और यहाँ पर रेड या ऑरेंज या येलो कलर का क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन ग्लूकोज के केस में होगा क्या कि ऑक्सीजन यहाँ से नहीं H2O के फॉर्म में निकलने में ऑक्सीजन का भागीदारी नहीं रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पर इसलिए नहीं निकल पाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन ये दोनों से ब्रिजिंग करने में, क्या करने में, ब्रिजिंग करने में, ब्रिज बनाने में फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन से ऑक्सीजन जो है वह बिजी है, जिसके कारण कि एल्डिहाइड में जो है वह फ्रीली नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फ्रीली नहीं हो पा रहा है। और जब फ्रीली नहीं होगा तो रेड ऑरेंज और येलो कलर का सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। यही कारण है कि ग्लूकोज जो है वह 2,4-DNP टेस्ट शो नहीं करता है। फिर से समझ आ गया? कुछ नहीं बोले, हम बोले कि 2,4-DNP टेस्ट को जब आप एल्डिहाइड के साथ सिंपली नॉर्मल जो हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H2O बाहर निकलता है, ये O और यहाँ से H2, और यहाँ से फिर रेड ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। लेकिन इन केस ऑफ ग्लूकोज के केस में होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वह पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, अपना 100% नहीं दे पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वह फर्स्ट कार्बन से और पांचवें कार्बन से ब्रिजिंग बनाने में ही दौड़ते रहता है, इधर से उधर बिजी रहता है, और जब बिजी रहेगा तो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, अपना फुल 100% नहीं दे पाएगा, और जब नहीं देगा तो रेड ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब रेड ऑरेंज येलो कलर का सॉल्यूशन एज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा तो 2,4-DNP टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिखा है ग्लूकोज डू नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट। नहीं, सेकेंड जो है वो है स्किप बेस्ड टेस्ट। क्या चीज? स्किप बेस्ड टेस्ट। ये बताना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, हिंट कर दे रहे हैं। स्किप बेस्ड टेस्ट देखिए होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो बहुत बड़ा होता है, जो कि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा, नहीं समझे, बहुत बड़ा, ये बोर्ड पूरा भर जाएगा इसके स्ट्रक्चर से, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसका। अगर आपको स्ट्रक्चर जानने की इच्छा है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, ये सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन के भी सिलेबस में नहीं है। तो इसकी बेस्ट टेस्ट का एक हम आपको क्या करते हैं, एक सिंपली एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए इसकी बेस्ट टेस्ट कैसे होता है वो चीज समझिए। इसकी बेस्ट टेस्ट करने के लिए आपको कलरलेस क्या लेना होगा, कलरलेस आपको सॉल्यूशन लेना होगा, और इसमें जब आप क्या कीजिएगा, एल्डिहाइड मिलाइएगा तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो रेड पीपीटी बनता है। रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, कुछ नहीं बोले।
हम बोले कि कलरलेस सॉल्यूशन को आप एल्डिहाइड के साथ मिलाइएगा, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो आपका रेड पीपीटी वहां से निकलेगा। तो इसकी बेस्ट टेस्ट में कुछ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये इसकी बेस्ट टेस्ट जो है ग्लूकोज शो नहीं करता है स्ट्रक्चर में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन जो है वह अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे पाता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर भी फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन से ब्रिजिंग बनाने में बिजी रहता है, जिसके कारण कि इसकी बेस्ट टेस्ट में ये पूरा अपना पार्टिसिपेशन ऑक्सीजन नहीं दे पाता है। और जब ऑक्सीजन अपना फुल पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएगा तो आप दिमाग लगाइए कि रेड पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और जब रेड पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इसकी बेस्ट टेस्ट असंभव नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी बेस्ट टेस्ट यहाँ से ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट। ये जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर था, वहां पे NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझना था, तो आप वहां से समझ लीजिएगा। तो NaHSO3 एडिशन प्रोडक्ट को भी ग्लूकोज शो नहीं करता है। टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसके चलते हम नहीं बता रहे हैं। ये जो है आपका वहां पे भी था इस चैप्टर में, इस चैप्टर में था एल्डिहाइड चैप्टर में, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं सेकेंड इसका फेल्योर। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइन। देखो, जो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज जो होता है वह NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, और जब NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? ऑक्साइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन हम जो है वो जाने थे कि CHOH का होल फॉर CH2OH, जब ऐसा स्ट्रक्चर था तो इसको जब हम NH2OH के साथ रिएक्शन कराए थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जब पेंटा एसीटेट का केस होगा तो ग्लूकोज जो है वह NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और जब NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? नहीं फॉर्मेशन होगा किसका? ऑक्साइन का। सिंपल सी बात है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, फटाक से नोट कीजिए। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं ग्लूकोज हैज टू क्रिस्टलिन फॉर्म। ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं अच्छे से। ग्लूकोज हैज टू क्रिस्टलिन फॉर्म। टू क्रिस्टलिन फॉर्म होता है ग्लूकोज का, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो डिफरेंसेस की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अल्फा ग्लूकोज का 419 केल्विन होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 423 केल्विन होता है। प्रिपरेशंस की बात करें तो क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, 303 केल्विन। ये कैसे प्रिपरेशंस होता है? क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, कितना केल्विन के प्रेजेंट में? 303 डिग्री केल्विन के प्रेजेंट में, या इसको 30 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, और 30 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से बीटा ग्लूकोज का अगर प्रिपरेशंस की बातें करें तो क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट 371 केल्विन। ये कैसे फॉर्मेशंस होता है? क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, और कितना केल्विन पे? 371 केल्विन पे। इसको 98 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, और इसको 98 डिग्री सेल्सियस को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां तक देखिए हमको नया पढ़ना था, लेकिन अब जो हम कुछ पढ़ेंगे वो बस हम आपको एक नोट्स के तौर पे देंगे। सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा आपको नजर आएगा, कुछ अलग नया नहीं मिलेगा। ये बस आपको बोर्ड के लिए भी तैयारी के लिए आपको बस हम नोट के फॉर्म में दे रहे हैं, आप फटाफट लिख लीजिए। प्रूफ ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बनाते हैं इसका प्रूफ दिखाइए। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन सेंटर ऑन सिलाइजेशंस। If OH groups on carbon first comes on right, then alpha glucose and left then beta glucose. ग्लूकोज है, एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाता है, एक बीटा डी ग्लूकोज बनाता है। अगर OH जो है फर्स्ट कार्बन के राइट में आएगा तो अल्फा ग्लूकोज, और OH ग्रुप जो फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट में आएगा तो बीटा ग्लूकोज। यही बात यहाँ पे कहा गया है और कुछ नहीं। तो वही हम कर दिए। ग्लूकोज है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर ये दो भाग में बढ़ता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। अगर कार्बन के राइट साइड OH तो अल्फा ग्लूकोज, और अगर
कार्बन के लेफ्ट साइड OH, फर्स्ट कार्बन के राइट साइड OH तो अल्फा ग्लूकोज, और फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट साइड OH तो बीटा ग्लूकोज। बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी देखा जाए तो स्टेबिलिटी इसका 64% होता है, इसका 36% होता है। मतलब कि बीटा साइकिल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा से, अल्फा साइकिल से जो है वह बीटा साइकिल ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं, अल्फा साइकिल ज्यादा स्टेबल, सॉरी बीटा साइकिल ज्यादा स्टेबल होता है अल्फा साइकिल से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ड्यू टू एंगल स्टेट। अब हम आगे बात करेंगे स्टेबिलिटी, क्यों ऐसा होता है कि बीटा साइकिल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है किससे? अल्फा साइकिल से। इस पर भी हम बातें करेंगे। देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम्स अल्फा एंड बीटा फॉर्म इन कन्वर्टेड विया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अरे भाई ये हम पहले ही बता दिए ना, ये स्ट्रक्चर को फिर से हम ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से आपस में कन्वर्टेबल होता है, मतलब कि रिवर्सिबल होता है। इसको फिर से हम वापस वहां ला सकते हैं। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका प्रूफ सेकेंड थर्ड ये भी देखते हैं। तो फटाक से इसको नोट कीजिए, 1 2 3 फटाक से नोट कीजिए। आगे प्रूफ में देखिए कि अगर 2OH ग्रुप अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो आपको मालूम है कि एसिटल बनाता है और वाटर बनाता है। उसी प्रकार से अगर एक OH ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्ट करेगा तो हेमी एसिटल बनाता है। ये बात आप कंफर्म है, मतलब कि ये 2 और 1 पे डिपेंड करता है, एसिटल और हेमी एसिटल। और हमको जो है वो एसिटल का कॉन्सेप्ट क्या करना था? यूज करना था। उसी को कॉन्सेप्ट को यूज किए। साइक्लिक स्ट्रक्चर इज इंटरनल एडिशंस ऑफ अल्कोहल ऑन एल्डिहाइडिक ग्रुप। मतलब कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इंटरनल एडिशन किसका है? एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप का। मतलब कि हमको प्रूफ में ये भी मालूम चल गया कि ये जो हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट यूज किए एक एल्डिहाइड और अल्कोहल यूज करके, तो वो भी कंफर्म हो गया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वह किसका एडिशन है? एल्डिहाइड का और अल्कोहल ग्रुप का। इस चीज को प्रूफ कर लिए। थर्ड प्रूफ में जो है वो था while ring formations generally 5-6 membered rings are favored। जब रिंग का फॉर्मेशंस, आप किसी भी रिंग का फॉर्मेशन कीजिएगा तो 5-6 मेंबर्ड आपको क्या है? फेवर्ड होना ही चाहिए। लेट अस फोकस ऑन C1 द O पे क्या है? लोन पेयर है। ऑन C5 विल अटैक C1 एंड फिल फ्रॉम 6 मेंबर्ड रिंग। कहता है कि इस फिगर को आप देखिए, फोकस कीजिए इस पे। कार्बन C1 जो है और पांचवें कार्बन का जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर है, और इस पे जो लोन पेयर है ये कहाँ किया अटैक? फर्स्ट कार्बन पे अटैक किया, और फर्स्ट कार्बन पे अटैक करके 6 मेंबर चेन रिंग बनाया। और वो 6 मेंबर चेन रिंग यही देखिए है, क्या है? कार्बन फर्स्ट का जो फर्स्ट कार्बन था यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन उस पे क्या किया कि 5th कार्बन का O जो है वो अटैक किया और 6 मेंबर्ड चेन रिंग का फॉर्मेशन किया। और 6 मेंबर्ड चेन का रिंग फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे क्या हुआ? नीचे से सेकेंड कार्बन पे ही ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से 6 मेंबर्ड चेन का रिंग का फॉर्मेशन हुआ, और 6 मेंबर्ड चेन रिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ C इज CHO इज sp2 while इन हेमी एसिटल sp3। ये जो है यहाँ पर जो था C फर्स्ट कार्बन वो कैसा था? वो आपका sp2 था, प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था और प्लेनर स्ट्रक्चर बनता था। लेकिन अगर केस अगर हेमी एसिटल का रहा तो वहाँ पे क्या बनेगा? sp3 बनेगा। sp2C इज सस्पेक्टिबल टू अटैक फ्रॉम 2 साइड्स अबव और बिलो। हम ये भी बताए थे कि sp2 में अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर को अटैक करना होगा तो 2 साइड से अटैक करेगा, या तो आगे से या तो पीछे से, या तो अबव या तो बिलो। सो वी हैव टू स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली अल्फा एंड बीटा। तो वही इसीलिए एक से बनेगा अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा साइकिल, और एक से बनेगा बीटा साइकिल, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जिसको बोलते थे। If OH at C1 is inside the box like structure इथेन्स is alpha and outside the box then beta। सब कुछ देखिए पढ़ाया अब आएगा, बस इसको हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको अगर बोर्ड में लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, तो उसके लिए बस नोट्स तैयार कर रहे हैं। If OH at C1 is inside the box structure इथेन is alpha and outside the beta। अरे भाई अगर बॉक्स के अंदर बाहर जैसे रहेगा उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया है कि अगर बॉक्स के अगर अंदर रहेगा, इनसाइड रहेगा तो अल्फा ग्लूकोज, और अगर बॉक्स के बाहर रहेगा तो बीटा ग्लूकोज। बॉक्स के अंदर है ये, तो ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज है। यही अगर बॉक्स के बाहर रहता है इस टाइप का स्ट्रक्चर,
इधर यहाँ पे OH रहता, इधर H रहता, तो ये क्या रहता, बीटा डी ग्लूकोज। नाउ C1 आल्सो हैज बिकम्स कायरल, और ये जो फर्स्ट कार्बन है ये भी कायरल के गिनती में अब आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चारों कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, जिसका कि चारों वैलेंसी, वो कार्बन जिसका चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे कायरल कार्बन इसको बोलेंगे इसलिए क्योंकि ये देखिए कार्बन का चारों वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी और ये पूरा नीचे वाला ग्रुप, चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। तो जो फर्स्ट कार्बन है ये कायरल कार्बन होता है। नाउ वी हैव 5 कायरल कार्बन, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में कितना कायरल कार्बन मिलेगा, 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। इन स्ट्रेट चेन 4 कायरल कार्बन, स्ट्रेट चेन में ये वाला स्ट्रक्चर में CHO फिर जो है OH H OH OH CH2OH नहीं H H OH H, इसमें जो है वह केवल 4 ही कायरल कार्बन होता था स्ट्रेट चेन में, लेकिन यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के केस में जो है वो कितना होता है कायरल कार्बन, यहाँ पे 5-5 कायरल कार्बन होता है। तो अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का कैसे, तो फटाक से नोट कीजिए 1 2 3, दिखाई पड़ रहा है नीचे तक, नोट कीजिए फटाक से 1 2 3 नोट। नेक्स्ट आगे देखिए फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशंस कैसे कैसे हुआ, तो कैसे हुआ देखिए, अल्फा एंड बीटा ऑब्जर्वेशंस में अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर इपीमर्स टू ईच अदर्स एट C1। एक दूसरे के क्या था, अल्फा बीटा एक दूसरे का इपीमर्स था। इपीमर्स क्या था बता चुके थे हम, उसका अब कैसे आया था इपीमर्स, एनोमर्स वर्ड से आया था, और एनोमर्स और इपीमर्स सेम होता है। एनोमर्स का डेफिनेशंस की बात किए थे कि हम आगे आपको लिख के देने वाले हैं, वो आपके सामने है। एनोमर्स इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ इपीमर्स that differs in configurations especially at hemiacetals and acetals carbons atoms। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। ये जो पाइरानोस वर्ड है ये कैसे आया, इसको हम तुरंत बस 2 मिनट के बाद डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका बस एग्जांपल है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। जनरली hemiacetals are unstable but in 5 or 6 membered ring they becomes extremely stable। कहता है कि जनरली देखा गया है कि हेमीएसिटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वही स्टेबल होता है। सॉरी, जो हेमीएसिटल का जो क्या है, जनरली जो हेमीएसिटल्स है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन 5 और 6 मेंबर रिंग जो होता है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। इपीमर्स एंड एनोमर्स बोथ आर डायास्टीरियोमर्स। क्या है, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स एक कार्बन से 2 स्ट्रक्चर, बस कार्बन से इधर उधर मतलब OH और H को इधर उधर चेंज करके और 2 स्ट्रक्चर बना देना। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी बता दिए थे क्यों होता है, ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन। ये सब बातें हम बता चुके थे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉइंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे, ये देखिए सिंपल स्ट्रक्चर है और ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। We know that glucose exists on 6 member ring, so a hexagon keeps oxygens in top right corners of hexagons। कुछ नहीं करना है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है, बना दिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। Now the rings we will start numbering from C on right, we will represent both as vertical lines। कुछ नहीं करना है, एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर बनाना है और फिर इसका जो ऑक्सीजन जो है उसको टॉप और बॉटम रखना है, रख दिए। इसके बाद फिर करना क्या है कि इस स्ट्रक्चर में देखना है कि राइट साइड में जितना भी ग्रुप है उसको नीचे से बिलो द ग्रुप्स क्या करना है, इसको लगाते चलना है। यहाँ OH to OH, फिर यहाँ OH to H, H to H, OH to H, फिर CH to OH को सबसे बॉटम में लगाना है, हाइड्रोजन इधर से ऊपर लगाते आ जाना है। ये सब सभी बातें हम बता चुके हैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब कुछ बता दिए हैं, केवल ये जो है आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए कैसे लिखना है, बस ये तो समझा दिया सब कुछ। तो फटाक से इसको नोट कर लीजिए। आगे हम तुरंत देखते हैं, इसके थोड़ा सा बच गया है, वीडियो तो ऐसे बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट और नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट थोड़ा सा बस पार्ट बच गया है, एनोमेरिक फॉर्म। क्या चीज़, एनोमेरिक फॉर्म। नाउ टू गेट बीटा डी ग्लूकोज वी सिंपली रोटेट फंक्शनल ग्रुप्स एट C1। अगर हमको अल्फा डी ग्लूकोज से अगर बीटा डी ग्लूकोज चाहिए, देखिए
ये अल्फा डी ग्लूकोज का अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक फॉर्म है, और इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं किसको? फर्स्ट कार्बन को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इसका एनोमेरिक फॉर्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और अगर अल्फा डी ग्लूकोज से हमको बीटा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक फॉर्म निकालना होगा तो हमको कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट कार्बन है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप OH लगा है, बस इसको क्या करना है? रोटेट कर देना है। ये नीचे है, बिलो है, तो इसको बॉटम कर देना है। तो बस इसको नीचे था, इसको ऊपर कर दिए फंक्शनल ग्रुप को, तो बन गया बीटा डी ग्लूकोज। बाकी जो स्ट्रक्चर, बाकी जो नंबरिंग होगा वो सेम होगा। फिर से सुनिए हम क्या बोले? हम बोले कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और अगर अल्फा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक फॉर्म है और हमको बीटा डी ग्लूकोज का एनोमेरिक फॉर्म चाहिए, तो करेंगे क्या? हम कुछ नहीं करेंगे। जो फर्स्ट कार्बन होता है इसमें, उसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन का में जो लगा होगा फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप को बस रोटेट कर देना है। जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें, इसमें देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज का क्या होता है? कम होता है एज कंपेरिजन टू अल्फा डी ग्लूकोज। इसका ग्रुप को देखिए ना, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? कम होता है। और जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। यही कारण था कि 64% स्टेबल ये होता है और ये 36% ही स्टेबल होता है। The front bond are made thick to highlight three natures of carbohydrate। और इसका जो फ्रंट बॉन्ड होता है इसको हम हाईलाइट करके लिखते हैं। ये जो फ्रंट बॉन्ड होता है ये वाला, इसको हम क्या करते हैं? हाईलाइट करके लिखते हैं इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, इसका नाम होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाइरल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरल कहते हैं इस स्ट्रक्चर को। तो इसी प्रकार से सिमिलर कुछ यहाँ पे है, तो इसी पे जो है हम पाइरल का एक क्या लगाएंगे? डेरिवेटिव्स लगा देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को जो है हम पाइरल बोलते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसी टाइप का ओ लगा हुआ दिख रहा है इस बेंजीन में। Hence the structure are called pyranose. Also they are glucose derivatives। और ये जो पाइरानोस जो है वो क्या है? पाइरल का एक ग्लूकोज डेरिवेटिव्स है। सो ग्लूकोपाइरानोस भी इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अल्फा ग्लूकोज से ज्यादा स्टेबल होता है बीटा ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन। क्या है? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ देखिए स्टेबिलिटी हिंड्रेंस इसका कम होता है बीटा डी ग्लूकोज का, और अल्फा डी ग्लूकोज का हिंड्रेंस ज्यादा होता है। जिसका हिंड्रेंस कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो ये भी बात मालूम है। इसका रीजन क्या दीजिएगा? इन बीटा फॉर्म OH इज एन इक्वेटोरियल पोजीशन, सो व्हाइल अल्फा फॉर्म इट इज एन एक्सियल पोजीशन। 5 and 6 membered hemiacetal rings are stable due to ring size। 5 and 6 hemiacetal rings क्या होता है? स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिंग के साइज का होता है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। एक बार इसको फिर से आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, और ये आपका कंपटीशन से लेके बोर्ड तक बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक। तो इस थोड़ा वीडियो भी लंबा हो गया, खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे से इतना लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन ऐसा टॉपिक ही था तो ये वीडियो लंबा होना मस्ट था। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।